चलिए, इक्विटी शेयर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। आप लोग उसे करेंगे, ट्राई करेंगे, पहले उसको हो जाएगा आराम से, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन बैलेंस शीट में हमें क्या क्या कंपोनेंट लेके चलने हैं? फिर कैपिटल आएगा, रिजर्व सरप्लस आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स वाला पार्ट भी बनेगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हाँ करते हैं ना, इसको आराम से करते हैं। देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड वाज नॉट इशूड, एक्स लिमिटेड was authorized to issue was authorized to issue 5 lakh equity shares of rupees 10 each and 2 lakh 10% preference shares of rupees 100 each. ठीक है। it offered 2 lakh equity shares at the rate of rupees 10 each at 40% premium, on which on which amount payable on which amount payable was as follows. एप्लीकेशन पर लिखेंगे 3, अलॉटमेंट पे लिखेंगे 4, फर्स्ट कॉल पे लिखेंगे 3, फाइनल कॉल पे लिखेंगे 4। प्रीमियम इज इवनली प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज है, मतलब क्या है? ये एप्लीकेशन पे भी है, अलॉटमेंट पे भी है, फर्स्ट कॉल पे भी है, और किस पे? फाइनल कॉल पर भी प्रीमियम है। इसका कहने का मतलब कुल मिलाकर ऐसा है। ठीक है जी। तो देखें जरा, अब उसके बाद क्या किया? इट ऑफर्ड 1 lakh 10%। It offered, uh, it purchased a machinery for rupees 20 lakh and offered 10% preference shares of rupees 100 each at 25% premium as a purchase consideration consideration। ठीक है। इक्विटी शेयर्स वर fully subscribed fully subscribed and money due was amply received। Record necessary journal entries and prepare balance sheet as well। भाई इतना छोटू सा क्वेश्चन है सर। हाँ, कौन सा वाला ये? परचेज परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 20 lakh and offered 10% preference shares of रुपीज 100 each at 25% premium as a purchase consideration। क्या हो गया बताइए? साधारण सा क्वेश्चन है। जनरल एंट्री आप करिए, बैलेंस शीट मैं बनवाऊंगा। ऑफर 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each at 25% प्रीमियम एज अ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है पहले, फिर बैलेंस शीट के साथ मैं करूंगा काम आगे। प्लीज सब लोग देखिए इधर। अगर देखिए, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन जो है वो 2+1 है, अलॉटमेंट है वो 3+1 है, फर्स्ट कॉल जो है वो 2+1 है, फाइनल कॉल जो है 3+1 है, 10+4 है।
आपको बोला था पेबल, पेबल विथ प्रीमियम होता है। पेबल क्या होता है? विथ प्रीमियम। और बोला कि प्रीमियम, और प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज, यानी हर स्टेज पे एक एक रुपए का प्रीमियम जाएगा। तो इसका मतलब जो 3 रुपए है वो 2+1 है, जो 4 है वो 3+1 है, इसका मतलब ये है। आई होप यू आर एबल टू डिकोड दिस थिंग। प्रीमियम के बारे में हमने डिटेल बताई थी। पहली एंट्री, बैंक डेबिट कर दिया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर दिया। यू हैव 2 लाख शेयर्स। नहीं बेटा, 2 लाख इशू करें, 2 लाख इशू करें। 5 लाख ऑथराइज थे, 2 लाख इंटू 3, 6 लाख। 6 लाख, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कैसे कर दिया। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख से किया। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी ऑफ 4 लाख। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट विल बी ऑफ 2 लाख। क्या एवरीबडी दो के 4 लाख, 2 लाख कैसे किया है? मालूम है ना सबको? 2 लाख इंटू 2 लाख, 2 लाख इंटू 1 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 2 लाख इंटू 4, 8 लाख से बनेगा। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 3 से बनेगा 6 लाख से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट विल बी ऑफ 2 लाख इंटू 1, 2 लाख से बनेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। 2, ये सिर्फ वार्म अप है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सिर्फ वार्म अप। 8 लाख से, कोई डिफॉल्टर नहीं, कुछ नहीं कर रहे अभी हम लोग। 8 लाख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 2 लाख इंटू 3, दैट विल बी ऑफ 6 लाख। तो क्या करेंगे? 2, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 4 लाख से बनेगी। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट विल बी ऑफ 2 लाख से बनेगा। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। ठीक है, आसान कितना था, वही करना था। मैंने बोला था एंट्री अगर याद है तो कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। अब हमें याद करने की जरूरत पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। बेटा कुछ दिक्कत है पीछे, बोलो। एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? ये अलग का कॉलम नहीं बनाया, ठीक है। ठीक है। नंबर 6, बैंक डेबिट 6 लाख। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट दैट विल बी 2 लाख इंटू 4, 8 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि बनेगी 6 लाख से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो बनेगा 2 लाख से। ठीक है, और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू कर दिया। ठीक है, फाइनल कॉल ड्यू कर दिया, क्लियर है। इसके बाद पैसे लेने की बारी है 8 नंबर, बैंक डेबिट। यू आर सपोज टू गेट 8 लाख, माइनस, माइनस कर रहे नहीं है, 8 का 8 लाख मिल गया। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8 लाख, नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। फाइनल कॉल मनी रिसीव, मनी रिसीव। और बस खत्म, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर इक्विटी शेयर का पार्ट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रेफरेंस शेयर का पार्ट। ठीक है, तो मैं एंट्री नंबर 9 लिख रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर का पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है।
नंबर 9। हाँ वही करेंगे ना, रुक जाओ, उससे उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, अब जरा एक कंसेप्ट सीखेगा जो मैंने 11th में बताया था बचपन में आपके, कि अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो आप लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या टू क्रेडिटर, ठीक है। लेकिन अगर आप मशीनरी खरीदते हैं उधार में तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिखेंगे। वेंडर शब्द लिखा जाएगा एसेस खरीदते समय, गुड्स खरीदेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सप्लायर या क्रेडिटर। इफ यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम समबडी तो उसके लिए लिखा जाएगा सप्लायर या क्रेडिटर। लेकिन अगर आप एसेट्स खरीदेंगे तो वेंडर लगेगा। रीजन समझिए, एक प्लीज रीजन समझना, प्लीज अंडरस्टैंड द रीजन। अगर आप गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पर, गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिट पर, तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा वो जाएगा कहाँ पर, ट्रेड पेबल के अंदर, क्रेडिटर के अंदर जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर आप मशीनरी खरीदते हैं क्रेडिट पर, तो अगर मशीनरी थी 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी है आपने उसकी, तो जाएगा किसके अंदर वो, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। लेकिन अगर पेमेंट आपने 1 साल के बियॉन्ड करनी है, ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड जाने, तो अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा। अब बोलेंगे ऐसा कैसे, तो भाई ट्रेड पेबल शब्द जो लगता है वो सिर्फ गुड्स को खरीदते समय उधार करने पे लगता है। मशीनरी अगर उधार खरीदी आपने 6 महीने के डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर या 2 साल के डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर, उसको अदर करंट लायबिलिटी या अदर नॉन करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। उनको ट्रेड पेबल के अंदर नहीं रखा जाता, का ध्यान रखेंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे स्कूल में, स्कूल में तो खैर पूछता नहीं कोई, यही दूसरे बैच में पूछा था उसने, कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो है वो अदर करंट लायबिलिटी में दिखा रखा था, ठीक है। अब करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, पिछले साल 50,000, इस साल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरह ट्रीट करना है उसको। किसकी तरह ट्रीट करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरह। पहले वो 50,000 था, इस साल 0 हो गया, तो 50,000 क्या हो गया, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो हो गया, ठीक। लेकिन हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो मैंने एक बात बताई थी आपको, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, टाइम आ गया टाइम, टाइम के बाद उसे नहीं पे कर पाए, तो देन इट इज अ ऑर्डिनरी लायबिलिटी। तब हम उसे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, उसे ऑर्डिनरी लायबिलिटी की तरह बोलेंगे। क्यों, क्योंकि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो है वो तो स्टिल डेट का पार्ट है, उसे करंट लायबिलिटी की तरह थोड़ी ट्रीट कर सकते हैं। उसे कैश फ्लो बनाते समय फाइनेंसिंग की तरह ट्रीट करेंगे उसको, क्योंकि हमने किसी से क्या लिया था, उधारी ली थी डिवेंचर की फॉर्म में, अब उसे पे कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ डेट, ठीक है, इज स्टिल नॉट पेड, मतलब ड्यू डेट निकल गई, क्योंकि ड्यू डेट नहीं आई थी इसलिए आपने क्या बोला था, उससे अदर करंट लायबिलिटी बोल के ट्रीट किया था, और फाइनेंसिंग की तरह ट्रीट हो गया। लेकिन करंट मैच्योरिटी ऑफ डेट, जिसमें ड्यू डेट निकल चुकी है, वो करंट लायबिलिटी होगी, तो वो इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट होती है। अंडरस्टैंड, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की तरह ट्रीट होगा। लेकिन अगर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में क्या लिखा हुआ है, स्टिल नॉट पेड या स्टिल टू बी पेड, सर वो ऑर्डिनरी करंट लायबिलिटी की तरह है वो। नॉर्मली तो आपके पास फाइनेंसिंग का आउटफ्लो की तरह इस्तेमाल करेंगे उसको। बेटा नॉर्मल लायबिलिटी जो है वो तो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट करेंगे उसको। करंट में छोटे, सुनो एक और चीज प्लीज, मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, कैश फ्लो का कंसेप्ट आ गया। अगर कहीं कैश क्रेडिट दिखता है करंट लायबिलिटी के अंदर, बैंक ओवरड्राफ्ट दिखता है करंट लायबिलिटी के अंदर, और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भी दिखता है करंट लायबिलिटी के अंदर, ये तीनों फाइनेंसिंग है। क्या है, तीनों, तीनों की तीनों फाइनेंसिंग है, ध्यान रखेंगे उसका। बोलना है? नहीं वो करंट लायबिलिटी नहीं, वो फाइनेंसिंग है, और जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है वो करंट लायबिलिटी, नॉर्मल करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट है, वो इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे उसको। बैलेंस शीट में दे रखा है तो ड्यू डेट कहां से आ गई, फिर तो फाइनेंसिंग ही है वो। चलिए इधर, अब देखिए नंबर 9 पे हम लिख रहे हैं क्या यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। 20 लाख की मशीन खरीद ली हमने, 20 लाख की मशीन खरीद ली हमने,
लिख दिया क्या? परचेज मशीनरी फ्रॉम वेंडर। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमने जो पैसा वेंडर को देना वो 20 लाख रुपया है, और एक शेयर की वैल्यू 125 रुपया है। 25 5 जा 25 8 जा कितना हो जाएगा? 16 16 हजार। 16 हजार प्रेफरेंस शेयर आप इशू करेंगे। इज दैट ओके? अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, कंसिडरेशन अदर देन कैश का कंसेप्ट है ये। इज दैट ओके? अब हम क्या लिखेंगे? एंट्री नंबर 10 यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? वेंडर्स अकाउंट डेबिट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 20 लाख टू 10% डिफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि बनेगी कितनी? 16 हजार इंटू 100, इट विल बी ऑफ 16 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट विल बी 16,000 इंटू 25, जो कि बनेगी 4 लाख। और क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 16,000, 16,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स वर अलॉटेड। अब एक बात समझना, अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर का आया, एक नंबर इसका मिलेगा, एक नंबर इसका मिलेगा, एक नंबर इसका मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने के भी नंबर होते हैं। तो ठीक है। ये दोबारा समझा दो, 16,000 कैसे है? आपको वेंडर को 20 लाख रुपए देना है। ठीक है। हाँ जी सर। उसके बदले में आप उसे शेयर दे रहे हो, हाँ प्रेफरेंस जी। शेयर। उसके शेयर की वैल्यू 100 रुपया है, 25% प्रीमियम पे दे रहे हो। ये रहा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। 125 हुआ। 125 को 20 लाख से डिवाइड करेंगे 16 हजार आता है। 16 हजार शेयर आपने लिख दिए। 100 रुपया। देखो, जब भी हम प्रेफरेंस शेयर के जहां भी शेयर कैपिटल शब्द यूज करेंगे वहां पर फेस वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो 16,000 इंटू 100 करेंगे तो 16 लाख हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 16 हजार इंटू 25 करेंगे तो कितना हो गया? 4 लाख हो गया। इट गोज इन दैट वे। ऐसे चलेगा ये। बोलिए। ठीक है। ये हो गई एंट्रियां खत्म। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। फटाफट एंट्री को कॉपी कर लीजिए, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हाँ जी, बताओ। कोई आएगा धीरे धीरे। चलिए, हो गया। बैलेंस शीट बनाए। बैलेंस शीट देखिए, इतना आसान बैलेंस शीट बनाना, उसको देखते हैं यहाँ पर। हम बना रहे हैं यहाँ पर क्या? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट। एन एक्सट्रैक्ट लिखने का मतलब है कि आप बैलेंस शीट को मिलाने के लिए बाध्य नहीं है। एज पर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वैसे तो ये लिखा जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे नोट नंबर। नोट नंबर, करंट ईयर, रुपीस, पर्टिकुलर्स। न जाने क्यों बैलेंस शीट इतना परेशान करती है लोगों को, जबकि कितनी आसान है। देखिए, नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल। नंबर 1 लिख देंगे। नंबर 2 लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 2 अंडरलाइन कर देंगे। क्या लिखेंगे? टोटल।
नंबर दो, एसेट्स के अंदर लिखेंगे आप नॉन करंट एसेट्स। अब क्यों लिख रहे हैं नॉन करंट एसेट्स, बताइए जरा। क्योंकि मशीनरी है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे लिखेंगे। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ बैलेंस शीट के लिए। और उसके नीचे भी क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखेंगे, एंड इक्विपमेंट ऐसे करके, ठीक है। दिस इज हाउ विल राइट। क्वेश्चन नंबर तीन लिखेंगे। उसके बाद चलेंगे आप करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखेंगे, नंबर चार। और टोटल कर देंगे यहाँ पर, टोटल, बस इससे ज्यादा नहीं बनता। आपके ट्वेल्थ के सिलेबस के हिसाब से मैक्सिमम जो चीजें दिख सकती हैं आपको, शेयर कैपिटल, रन ऑफ सरप्लस, नॉन करंट दिख जाएगा आपको, और क्या दिखेगा, करंट दिखेगा। हालांकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है शेयर कैपिटल वाला पार्ट, फर्स्ट से शेयर होल्डर फंड पूछ लेंगे, लेकिन मैं सब कुछ बना के दे रहा हूँ क्योंकि सीयूटी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपसे पूरी बैलेंस शीट न बनवाई जाए। पूरी से बनवाएंगे नहीं। मान लो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर पूछ लेंगे कि बताइए कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में कितना जाएगा, ये पूछ लेंगे आपको, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या दिखाया जाएगा, ये पूछेंगे। ऐसा पूछ सकते हैं। इसके लिए मालूम होना चाहिए क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इसीलिए मैंने जब भी बैलेंस शीट बनाई तो सब कुछ बना के दिया। लेकिन एग्जाम में यू हैव टू बी एग्जाम स्पेसिफिक, क्या बोला जा रहा है उस पर ध्यान देना है। दिस इज डन। नोट्स टू अकाउंट्स चलते हैं, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बैलेंस शीट वाला, नोट्स टू अकाउंट्स। करंट ईयर, रुपीज, पर्टिकुलर्स। नंबर वन, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। क्या दिक्कत है बताओ, डाउट है कुछ? आइए देखें। सबसे पहले लिखा ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज या नॉमिनल एक ही चीज होती है, ठीक है। कई जगह पे नॉमिनल शेयर कैपिटल भी लिखा रहता है ना। ऑथराइज नॉमिनल एक चीज होती है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर की फेस वैल्यू होती है, ध्यान रखना। ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, यू विल राइट 50 लाख। और क्या लिखेंगे, 2 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। 2 लाख मतलब 2 करोड़। टोटल कर लेंगे कितना, 2 करोड़ 50 लाख ऐसे। फिर चलेंगे इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल अंडरलाइन करेंगे। हम लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना हो जाएगा, 20 लाख। प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करे आपने, कैश में तो इशू करा ही नहीं आपने, लेकिन कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू किया था। कितने, 16,000, 16,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। भाई कितना बन जाएगा, 16,000 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा, माई वैल्यू विल बी 16 लाख। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रीमियम भी यहीं डाल देते हैं। अरे प्रीमियम के लिए तो रिजर्व सरप्लस है भाई, प्रीमियम तो वहां जाएगा ना, यहाँ थोड़ी डालेंगे। तो व्हाट विल राइट हियर, 16 लाख। टोटल करेंगे कितना, 36 लाख। अब आगे लिखेंगे इशूड की बात, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सारी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना जरूर है, लिखना जरूर है। इवन इफ अगर ऑथराइज ना दे रखा हो तो डैश इक्विटी शेयर ऐसा करके लिखना है। ऑथराइज में डैश इक्विटी शेयर करके डैश डैश लिखना है। इधर ओके डॉक्टर नंदा, हाँ जी, इधर देखिए, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, यू विल राइट 20 लाख। और वही 16,000, वो क्या होता है ना कि कुछ फोरफिट हो जाते हैं, कुछ री इशू हो जाते हैं, तो ये चीज बदल जाती है। तो इसमें तो है नहीं ऐसा कुछ, इसलिए एज इट इज चलेगा। 16,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच,
वही 16 लाख। आंसर आपका कितना बनेगा? 36 लाख। ये 36 लाख आप यहाँ डाल देंगे, 36 लाख। दिस इज फाइन। नंबर 2 पे चले आए, लिखते हैं क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व। जब तक सिक्योरिटीज प्रीमियम है, बैलेंस, जब तक आप जनरल एंट्री में लिख रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे, लेकिन जब आप उसे उठा के कहाँ डाल देते हैं, बैलेंस शीट में, तो वो रिजर्व बन जाता है। क्या रीजन है उसका जानते हैं? ड्यूरिंग द ईयर आई में यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर अ नंबर ऑफ वेज। सेक्शन 52, सबसेक्शन 2 और सेक्शन 68। बायबैक ऑफ शेयर के लिए कर सकता हूँ, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकता हूँ, डिस्काउंट के लिए कर सकता हूँ, बोनस शेयर के लिए कर सकता हूँ, है ना? तो इसीलिए ड्यूरिंग द ईयर प्रीमियम ही लिखते हैं उसको हम। लेकिन जब आप बैलेंस शीट में, नहीं, जब उसे रिटायर करते हैं तब उसको रिजर्व बोल, क्योंकि बैलेंस शीट में तो रिजर्व के नाम से ही जाएगा ना वो। अच्छा, तो कितने शेयर थे आपके पास? आपके पास 2 लाख शेयर थे। उस पर कितना, 4 रुपए के हिसाब से कितना आया? 8 लाख आया। और 16,000 शेयर थे आपके पास प्रेफरेंस, उस पर 25 आया। कितना आया? 4 लाख आया। हाउ मच टोटल यू गॉट? 12 लाख यू गॉट। यू विल पुट दैट ऐसे करके। ए- हाँ, ये नहीं, वो तो आप कैलकुलेशन करके दिखा दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ये 8 लाख कैसे आया? सॉरी, 2 लाख इक्विटी शेयर पर 4 रुपए का प्रीमियम, 16,000 प्रेफरेंस शेयर पर 25 रुपीज का प्रीमियम, दोनों का टोटल 12 लाख। यूल पुट 12 लाख यहाँ, 48 लाख। ऐसा कर दिया आपने। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। तो डाउट है तुम्हें, बताइए क्या। हाँ, हाँ। इसको करने के बाद जो आपके पास बचा, भाई अगर फोरफिट हो जाते तो कुछ कैंसिल भी हो जाता, रीफिल में नया प्रीमियम आ जाता, ऐसे तो है ही नहीं ना इसमें। ये तो साधारण सा क्वेश्चन था। जितना पैसा मांगा था उतना मिल गया, प्रीमियम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। नंबर, फिर पर्टिकुलर्स लिखा मैंने यहाँ पर, और फिर लिखा रुपीज। एंड देन व्हाट, नंबर 3 पे क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? आ, हाँ, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए, जब से बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आए हैं, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के क्वेश्चन आए नहीं है। हो सकता है आपके एग्जाम में आए। यू आर वेल वर्स, यू आर रेडी फॉर दैट, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है। अच्छा सुनो, एक और चीज होती है पता है। अब मैं अभी आके, अभी जब मैं रिवीजन में कराऊंगा आपको, मैं कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन कराऊंगा, और उसमें कैपिटल रिजर्व या गुडविल भी दिखाऊंगा। तब क्या होगा? और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दें, क्या होगा जानते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हेडिंग में तो आएगी मशीनरी, और इंटेंजिबल एसेट्स की हेडिंग में क्या आएगी? गुडविल। भाई जब 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 तुम्हारी नेट एसेट्स इज लेस देन, नहीं लायबिलिटी नहीं रहे, परचेज कंसिडरेशन, तब आप गुडविल लिखते हैं ना वहां पर, गुडविल भी दिखानी पड़ जाएगी फिर, है ना? वो तो इसी के पार्ट, कैपिटल रिजर्व तो यहीं जाएगा। लेकिन गुडविल, कैपिटल रिजर्व तो सबको मालूम है, लेकिन गुडविल थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, और वो मिस भी हो जाएगा। भाई इसी एंट्री में जहां मैंने आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश करवाया था, बिजनेस खरीद लेते। बिजनेस खरीदते समय क्या हो जाता? कैपिटल रिजर्व की जगह गुडविल आ जाता। तो गुडविल के लिए क्या करना पड़ता? फिर आपको फिर एक हेडिंग और बनानी पड़ती है वहां पर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तो नंबर 3 बनती, और इंटेंजिबल एसेट्स की नंबर 4 बनती। बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं बाबा, कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। गुडविल कब रेज होती है, गुडविल का राइज कब होता है? ठीक है, जब हम या तो क्या करते हैं, बिजनेस खरीदते हैं, या फिर हम एक्वायर कर रहे हो तब। अदरवाइज तो अकाउंटिंग के अंदर कोई सोर्स ही नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है इंटेंजिबल एसेट्स, पैसा दोगे तो अराइज होगा। या आप क्या कर रहे हैं? गुडविल इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन कंसिडरेशन अदर देन कैश, या कैश इज पेड फॉर दैट टू एक्वायर इट। तो आपने बिजनेस खरीदा, ठीक है, और उसके बदले में क्या दिया? कम एसेट्स के बदले में ज्यादा वैल्यू दे दी, तो आपने क्या करा? किस बात का पैसा एक्स्ट्रा दिया? ये एक्वायर्ड गुडविल हुई ना। और एक्वायर्ड गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाएगी, इनहेरिटेड गुडविल नहीं दिखाई जाएगी। तुमने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, पूछा था ना गुडविल का। तो कंपनी के बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख रही है, इसका मतलब क्या है? वो एक्वायर्ड गुडविल है। ठीक है। और अगर पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, इसका मतलब कौन सी है? वो इनहेरिटेड गुडविल है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय इनहेरिटेड गुडविल यानी ओल्ड गुडविल को माइनस करते थे। लेकिन कंपनी के केस में, जब हम पार्टनरशिप में जब कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, तो गुडविल थोड़ी माइनस करेंगे, वो तो एक्वायर्ड गुडविल है। तो
इसमें क्या लिखेंगे? मशीनरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? 20 लाख। ऐसा लिख के इसे बंद कर देंगे। यू विल लाइक 20 लाख यहाँ पर। यहाँ 20 लाख लिखोगे। अभी आएंगे क्वेश्चन बहुत सारे। और इसके बाद नंबर 4 पे हम लिखेंगे क्या? कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। इक्वलेंट्स। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक लिखेंगे। मैं चाहता तो इसको मुश्किल बना देता, लेकिन मैंने नहीं बनाया अभी, क्योंकि ये वार्म अप है अभी। तो अब आप देखिए, 2 लाख शेयर्स पर 14 रुपीज के साथ कितना बनता है? 28 लाख बनता है। उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आप बोले प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बदले में तो मशीनरी आ गई, है ना? नहीं लिखना उसका। तो वट आई राइट हियर, आई राइट हियर कितना? 28 लाख। और जब मैंने 28 लिखा, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 48 लाख की आ गई। एंड हेंस योर गुड बैलेंस शीट इज डन। अब बताओ कितने लोगों ने बैलेंस शीट ठीक बनाई थी? बढ़िया। बाबा, क्यों? ऐसा क्या आइटम था जो नहीं आता था? अब तो मैं करा रहा हूँ, देखो। मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि बैलेंस शीट बनाता चलूं, ताकि बैलेंस शीट का डर जो है वो खत्म हो जाए। और बैलेंस शीट का 3 नंबर का क्वेश्चन आना आना है, मैं बता रहा हूँ तुमसे। बैलेंस शीट का 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी आएगा और सीयूटी में भी आएगा ही आएगा, देख लेना तो। एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन, अब जैसे तुमने देखा ना, इस बार तो बैलेंस शीट का 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया सैम्पल पेपर में। हाँ। ऑनलाइन में किसी ने ठीक किया इसको? बताओ, किसी ने ठीक किया था? एनीवन हैज डन इट करेक्टली? सर बोलो। एंट्रीज तक ठीक था। अच्छा, इसे नोट करिए फटाफट से। मैंने देखिए, अगर ये बैलेंस शीट है और ये नोट्स टू अकाउंट्स है, अगर आप सिर्फ ये बना देते हैं, सिर्फ ये, मान लो मैं बोलूँ ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 1.5 मिलेगा आपको सिर्फ, या हो सकता है 1 नंबर मिले, 5 नंबर तो इसी का होगा। तो लोग सोचते हैं कि जैसे मैं जब पेपर चेक करते हैं ना, बैलेंस शीट के कंपोनेंट लिख के आते हैं लोग, और नोट्स टू अकाउंट लिखते ही नहीं है। फिर बाद में बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट भी बनाना था क्या? अरे, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। बिना इसके बैलेंस शीट बेकार है। ठीक है। इक्विटी शेयर 2 लाख, 10 रुपए का शेयर कैपिटल, 4 रुपए का प्रीमियम, पूरा का पूरा 14 लाख कैश में आया। तो 2 इंटू 14, 28 लाख। ऐसे लिखा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक आएगा ना। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, ये अकाउंटिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड। अब क्योंकि आप कैश फ्लो रेशो भी पढ़ चुके हो, जो कि एनालिसिस का पार्ट होता है, तो आपको लगेगा यार वो चीज यहाँ घुस जाए। मैंने बार बार बताया था, वो एनालिसिस था, ये अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग चलेगी अकाउंटिंग के तरीके से, पैसा कितना आया वो लिखा जाएगा। वहां हम एडजस्टमेंट करते थे नॉन कैश आइटम को, यहाँ नहीं करते एडजस्टमेंट, यहाँ तो लिखते हैं, उनको पूरा लिखते हैं। दिस इज फाइन। चलिए, अब एक क्वेश्चन देखिए, शायद आप उसे कर पाए। निकालो बुक जरा। छोटू सा सवाल है, यू कैन इजीली हैंडल इट। अपनी बुक खोलिएगा, एक्सरसाइज खोलेंगे। एवरीबडीज ओके ऑनलाइन में? अपनी यस। बुक का तीस, अपनी बुक में 2023 में क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था उसको करो। क्वेश्चन नंबर 3 बुक का, क्वेश्चन 3। पेज नंबर बोलो कितना है? हाँ, 8.119, ये करना है आपको। सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, डोंट डू एनी जनरल एंट्री। देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ। सिर्फ है। इसमें फोर फिशर वाला पार्ट है। अटकोगे तो मैं बताऊंगा उसको, किसी को परेशानी नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था? कितने डिफॉल्टर हैं बताइए, कितने डिफॉल्टर की बात? हाँ, 2,000 शेयर वाला जो बंदा है, उसने एप्लीकेशन का क्या था उसकी कहानी? और फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपए की है, यानी कि 6,000 रुपये उसने नहीं दिया। दिया कितना? रिसीव कितना है? 7। ये यानी कि 14,000 मिल गया इसका। यही तो कहानी है आपकी। बस, ठीक है। दिस इज फाइन। दैट्स योर स्टोरी। अजय देखिए, शेयर होल्डर फंड में क्या लिखना है? हमें शेयर कैपिटल क्या बोला है बताने के लिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? सिर्फ शेयर कैपिटल बोला है। ठीक है, नंबर 1। इससे आगे कुछ नहीं करेंगे हम, इससे आगे छोड़ दीजिए। नहीं, कुछ नहीं बनाना, हो गया। जो बोला उतना करना है बस। मैंने बोला एग्जाम स्पेसिफिक करना है। पूरी पूरी बैलेंस शीट में सिखा चुका था पहले। आइए देखें इस तरफ। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? कुछ लिखा है? ऑथराइज
2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 20 लैक्स, ऐसे कर दिया अंडरलाइन। ऑथराइज इशूड कितने करे? शेयर कैपिटल 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 6 लाख, ऐसे। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे कितना, अभी नहीं, उसके बाद इशू शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब मेरी बात सुनो, आउट ऑफ 60, तो बच्चे और नहीं यार, तुम लोग को तो बहुत आवाज करते हो। 60,000 शेयर जो हैं, इनमें से कितने आपके क्या हुए, फॉरफिट हुए? पहले तो बताइए, जो आपने 60 इशू करे थे, पूरे 60 मंगाए थे पैसे? 58 मंगाए थे ना? तो भाई, इशूट के बाद जो कॉल्ड अप और कॉल्ड अप के बाद पेड अप है, तो ठीक है, 58,000 आपने मंगाए थे। 58 में से कितने आपके 2,000 प्रॉफिट हुए, रीइशू हुए? रीइशू हुए? नहीं हुए। नहीं हुए ना रीइशू, प्रॉफिट कर दिए थे लेकिन। मतलब कुल मिलाकर कहानी ये थी कि यू हैड 58,000 यहाँ, इसमें से 56,000 जो है वो फुल्ली पेड अप है। क्या है? फुल्ली पेड अप है। और जो 2,000 शेयर हैं, वो क्या थे? फोरफिटेड थे। फोरफिटेड है, वो डिफॉल्टर थे, लेकिन डिफॉल्टर के बाद हमने फोरफिट कर दिया उन। आइए देखें आप, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में लिखेंगे आप 56,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, यू विल राइट 5,60,000। ठीक है, प्लस फोरफिटेड शेयर्स। अब ये जो 2,000 फोरफिटेड शेयर, उसका पैसा कितना है? 14,000 यूज तो हुआ नहीं। कितना लिखेंगे? 14,000। टोटल 5,74,000, ऐसे करके यू विल राइट 5,74,000, एंड दैट्स योर आंसर। इतना बने। अभी मैं और बता रहे थे, मुझे पहले पूरा 1 मिनट मुझे पूरा करने दो। कितने लोगों ने करा इसको? ठीक था। अभी मैं उस पर मैं और डिस्कशन करूंगा। अरे बेटा, जो तुम्हारा डाउट है उसे मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी, रुक जा, मुझे मालूम है तुम क्या पूछने वाले हो। इज इट फाइन? बच्चों के मन में द्वंद चलता है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में जब क्लियर शेयर थे, तो फोरफिटेड यहाँ क्यों जोड़े? है ना? रुक जा, और एक देख भी। मैं मान के चलता, अगर ये 2,000 शेयर थे, ठीक है, ये 2,000 शेयर में दो हिस्सों में बांट देता हूँ। ये हो गए फोरफिटेड, और ये हो गए नॉट रिसीव्ड। ये नॉट रिसीव्ड 1,000 वाले, ये फोरफिटेड। क्या ये डाउट है? ये डाउट है या नहीं है तुम्हारा डाउट? अब इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड की कैटेगरी बन रही थी? बताओ मुझे, क्या इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड की कैटेगरी बन रही है? बन रही है, बताओ। कहाँ बन रही है? कहाँ बन रही है, बताओ। बेटा प्लीज समझिए, समझिए समझिए। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड की कैटेगरी दो सिचुएशन में बनती है। एक, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई सारे शेयर्स पे, कि कंपनी हैज नॉट कॉल्ड फाइनल कॉल, तो तब क्या होता? तब फुल्ली पेड की जगह, तब तो फुल्ली पेड होता ही नहीं। तब क्या होता? ओनली नॉट फुल्ली पेड होता है। इज दैट ओके? एक चीज। दूसरा, अगर आपने शेयर, पैसा नहीं मिला, अरियर में है, और उनको फॉरवर्ड ही नहीं करा, क्या नहीं करा? फॉरफिट ही नहीं करा। जैसे ये देखो, अभी ध्यान से देखिए, ये फॉरफिट हो गए थे, ये फॉरफिट नहीं हुए थे। क्वेश्चन तो हो चुका है, अब मैं नए डायमेंशन से बता रहा हूँ आपको। सब्साइड नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी कब आती? ये फॉरफिट हो गए 1,000 शेयर्स, ये फॉरफिट नहीं हुए। ये जो फॉरफिट हुए, इन 1,000 शेयर्स पे कितना फॉरफिचर का पैसा रहेगा? 7,000 रहेगा। इस पर कॉल्सन अरियर कितना रहेगा? कॉल्सन अरियर, इसका कॉल्सन अरियर 7,000 ही रहेगा। अरे भैया, 1,000 शेयर हैं, 7,000 ये, और कितना, 3,000 ये। ठीक है, रुक जा, रुक जा, ठीक है, सही कह रहा है। और 1,000 ये, 7,000 ये, 3,000 ये तो हो गए फोरफिट, और ये हुए नॉट फोरफिट। ये कर रहा हूँ, ऐसी कैटेगरी बनती है आपके पास। इज इट फाइन? जो फोरफिट हो गए, उन पे पैसा कितना? 7,000। और जो नहीं फोरफिट हुए, उन पे कॉल से कितना है? 3,000। अब हम क्या करते? मैं लिखता सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी, सिर्फ 56,000 लिखता।
और फोरफिटेड शेयर यहां नहीं लिखता, नहीं लिखता। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी न्यूट्रल है। ये फोरफिट हो चुके हैं, वो फोरफिट नहीं हुए हैं। क्योंकि शेयर फोरफिट नहीं हुए थे, मेरे पास कैटेगरी बनेगी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट नॉट फुल्ली पेड अप। ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है? क्या लिखूंगा? 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। आई राइट 10,000, माइनस कर दूंगा क्या? कॉल्स इन अरियर एंड नॉट रिसीव्ड, कितना? 3,000। क्या वैल्यू बन जाएगी? 7,000 बन जाएगी। प्लस फोरफिटेड शेयर्स, कितने? 1,000 शेयर्स। उस पर पैसा कितना है? 7,000। ठीक है, 560 ये बनेगा और 14 ये बनेगा, तो टोटल कितना बनेगा? टोटल कितना बन गया? 574,000। तब मेरा जो ये बनेगा 574, तब ऐसा प्रेजेंटेशन होगा। सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप की सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनी, फोरफिटेड शेयर इसमें जुड़ेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, ये जुड़ेंगे। लेकिन अगर सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बन ही नहीं रही, भाई देखिए, ये डिफॉल्टर है ना, तो डिफॉल्टर की कैटेगरी में रखना चाहिए इसको। नालायक बच्चा है, दूसरे नालायक बच्चे के साथ रख दो। लेकिन जब एक ही नालायक बच्चा है, वो घर से थोड़ी भगा देंगे उसे। तो पिछला क्वेश्चन वही था कि 56,000 शेयर जो थे फुली पेड अप थे, 2,000 शेयर नॉट फुली पेड अप थे लेकिन फोरफिट हो गए। अब फोरफिट हो गए तो उनकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है कोई। तो 2 के 2,000 कहाँ फुली पेड अप में जोड़ के दिखाया मैंने। लेकिन अब हमने क्या किया? 2,000 शेयर डिफॉल्टर थे, जिनमें से 1,000 को फोरफिट कर दिया और एक को फोरफिट नहीं करा, और अब बैलेंस शीट बना दी। फुली पेड अप ये नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में चले गए, और उनके अंदर ये जुड़ जाएंगे। क्योंकि फोरफिटेड शेयर अल्टीमेटली क्या होते हैं? डिफॉल्टर वाले पार्ट होते हैं, नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी वाले पार्ट ही होते हैं। इज दैट ओके? कि फुली पेड अप में कब जोड़ना है, फुली पेड अप में कब नहीं जोड़ना है। अगर डिफॉल्टर हैं, फुली पेड अप की कैटेगरी बन रही है, फोरफिटेड शेयर उसके अंदर जुड़ेंगे। लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में, नॉट पिछले क्वेश्चन में क्या, नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी नहीं बन रही थी, कहाँ ले जाऊंगा मैं उनको? तब ये इसी के अंदर जुड़ जाएंगे। बोल रहा हूँ, जब नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी नहीं बनी तो कॉस्ट एंड एरर कहाँ से आएगा? ये थोड़ा डाउट आ गया। इधर देख, इधर देख। इज इट ओके विथ यू? ये पार्ट समझ में आया था ना? ठीक समझ में आया था। अब मैं इसे पहले जैसा ही कर रहा हूँ, पहले जैसा ही कर रहा हूँ मैं इसको, जैसे पहले किया था। क्या किया? 2,000 शेयर्स क्या हो गए थे? फोरफिट हो गए थे। कितना पैसा था उनका? 14,000 था। अब ये कैटेगरी आ गई है। अब नॉट फुली पेड की कैटेगरी बन रही है कहीं? बता। नहीं बन रही ना? तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? ये सब हट जाएगा यहाँ से, ये सब हटेगा, कुछ नहीं दिखना है यहाँ पर। क्योंकि वो शेयर डिफॉल्टर थे, उन शेयर पे पैसा नहीं मिला, उनका आपने फोरफिट कर दिया, उनकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। अब फुल्ली पेड अप के कितने शेयर थे? 56,000। क्या करूंगा उनका? उन्हें यहाँ लिख दूंगा प्लस क्या, फोरफिटेड शेयर्स। कितना? 14,000। मेरा क्या बन गया? 574 ऐसे बन गया। ये बोल रहा हूं मैं, जब सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बने ही ना, तो फोरफिटेड शेयर फुली पेड अप में ऐड होते हैं। कॉस्ट एंड एरर तो आया होगा ना? अच्छा, फोरफिशर की एंट्री में कॉस्ट एंड एरर अकाउंट बंद भी हो जाता है। अच्छा, इसीलिए चैप्टर वन में बार बार एक क्वेश्चन आता है, अंडर विच हेड एंड सब हेड यू विल शो फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दिखाते हैं। क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में भी जुड़ सकता है ये, और सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर भी जुड़ सकता है। दिखाया ना करके मैंने भी आपको। ये जो क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेशन है, किसके अंदर जुड़ सकता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर भी, नॉट फुली पेड अप के अंदर भी। तो वहां हमें जवाब लिखना है क्या, कि किसके अंदर एज ए एडिशन शो होगा? ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में जुड़ रहा है, या सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जुड़ रहा है, दोनों में जुड़ सकता है। लेकिन अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनी, असेंशियली फोरफिटेड शेयर उसमें जुड़ेगा, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में करके दिखाया था। ठीक है, कहीं नोट करके रखना उसको, एग्जाम में डाउट होता है। बोलिए। हाँ, बिल्कुल। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी तब बनेगी
जब या तो फुल्ली पेड अप शेयर ना हो शुरू शुरू में कि भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गए, तो उसके बाद ही हमने बैलेंस शीट बनवा ली, तब बनेगी ये तो। या फिर क्या होगा कि कोई शेयर में डिफॉल्ट था, फॉरफिट नहीं करा, नहीं करा तो कॉल से नियरेस्ट माइनस करा ना, अभी आपके सामने। अब ऐसा होता है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए जरा, दिखा रहा हूँ। फॉरफिटेड शेयर को मुश्किल काम नहीं था। चलिए देखें जरा। अभी 2023 में ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया होगा? तीन का ही आया था ये, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? कंपनी डिड नॉट मेट व्हाट, क्या क्या लिखा है? कंपनी डिड नॉट मेट कौन सी कॉल? एक कॉल नहीं करी। अभी कौन सी कैटेगरी के शेयर देखेंगे फिर? हाँ ये बनेंगे, करिए इसको। अब फिर क्या बनाने के लिए बोला? शेयर होल्डर फंड या शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का हमें पता नहीं कितना अमाउंट, ऑथराइज कितना था? 1,00,000 100 ईच। कितना बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इशू कितना किया था आप लोगों ने? 25 पहले था, ठीक है। अब नए कितने करे यार? 50,000 इशू करे, कुल 50,000 माने जाएंगे वो। हाँ 50,000 लिखे जाएंगे इक्विटी स्टेटस। पुराने वाले भी तो इशूड की कैटेगरी में तो है। नहीं नहीं नहीं, देर इज नो नीड। कितना? 50 लाख हो गया। अच्छा आगे क्या किया? अब जो पुराने वाले शेयर थे वो तो क्या है? 25,000 शेयर, वो तो फुल्ली पेड अप है, तो लिखेंगे क्या? 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना हो गया? 100 ईच, कितना हो गया? 25 लाख तो एज इट इज लिखे जाएंगे, और यहाँ लिखे जाएंगे क्या? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब देख रहे हैं, नॉट फुल्ली पेड अप, इस कैटेगरी में कितने शेयर आए? नहीं, पैसा तो कम का मिला था। अच्छा हाँ ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना। 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, कॉमा 70 कॉल्ड अप। 70 कॉल्ड अप लिखेंगे, 70 कॉल्ड अप ऐसे लिखेंगे। नहीं बाबा, नहीं नहीं, 30 रुपया है फाइनल कॉल। प्रीमियम प्रीमियम में जाएगा ना। पेबल कॉल्ड अप का कंसेप्ट मालूम है तुम्हें? अरे पेबल का मतलब था विद प्रीमियम, कॉल्ड अप का मतलब विदाउट प्रीमियम। तो कितना प्रीमियम? प्रीमियम के बारे में तो बोल नहीं रहा कुछ भी। तो प्योर शेयर कैपिटल का पैसा कितना था? 70 कॉल्ड अप, फाइनल कॉल 30 की तो मांगी नहीं गई। तो कितना हो जाएगा? 17,50,000। टोटल कितना बनेगा? 42,50,000 ऐसे बनेगा। यहाँ लिखा जाएगा 42,50,000। प्रीमियम तो बोला नहीं क्वेश्चन में लाने के लिए। प्रीमियम बोला है क्या आपसे? प्रीमियम कब दिखाते हैं? जब शेयर होल्डर फंड, जब शेयर होल्डर फंड बोलता। शेयर होल्डर फंड तो बोला नहीं आपसे करने के लिए। प्री तो आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी कब बनी? जब या तो फोर फीचर के बाद, नहीं जब तो फोर ना हो शेयर डिफॉल्ट, या फिर फुली पेड अप ना हो। दो कैटेगरी के शेयर थे, एक फुली पेड अप थे, एक फुली पेड अप नहीं थे। तो फुली पेड अप नहीं थे तो वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो आई होप बैलेंस शीट का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले बना के तो दिखाया था, इससे पहले बना के दिखाया था ना। इसके बाद दोबारा नहीं करके दिखाया था मैंने तुझे? वही तो था। 2 मिनट बना के दिखाए थे मैंने। एक
4 फीट था, एक में कॉल्सन एरियर था। 4 फीट वाला तो कॉल्सन एरियर वाले में जाके जुड़ गया था ना, तो वो तो नॉट फुली पेड की कैटेगरी थी, 50,000 फुली पेड की कैटेगरी थी, बनाई थी वो। कोई बात, ठीक है। सो कोई डाउट है इस बात पर, बताइए। ठीक है, तो अभी हम रोक रहे हैं इसको यहीं पर ही, और अगली क्लास आई ट्राई टू हैव अ कंबाइंड क्लास संडे के दिन। कल क्या सैटरडे है ना? कल संडे थोड़ा ही है। नहीं नहीं, कंबाइंड इज ऑन संडे, बताता हूँ अभी। चल, दैट्स ऑल फॉर